हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का छठा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं। किसी राज्य या देश की पूर्ण सदस्यता ही क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम अपने देश में रहते हैं, हम अपने देश के नागरिक भी हैं और हमें नागरिकता भी दी गई है। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे देश में एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकहरी नागरिकता। अब हम बात करते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का क्या होता है, सदस्य होता है, और जिसे राज्य की ओर से कुछ अधिकार दिए जाते हैं तथा वह राज्य के प्रति क्या रहता है, वफादार रहता है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नागरिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं विदेशी या बाहरी व्यक्ति किसे कहते हैं। विदेशी या बाहरी व्यक्ति किसी भी देश के नागरिकों के अलावा भी अनेक व्यक्ति रहते हैं। यह विदेशी विद्यार्थी, पर्यटक या उस देश के नियुक्त विदेशी अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, बाहरी कहा जाता है। बाहरी व्यक्ति उस राज्य के सदस्य नहीं होते जिसमें वह निवास कर रहे हैं। उन्हें उस देश के नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है। जैसे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि विदेशी जो लोग होते हैं, जैसे हमारे देश में आए रहने के लिए, ठीक है, अभी उनको नागरिकता नहीं दी गई है, लेकिन वो ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। बस आपको इतना समझना, क्योंकि कई ऐसे विदेशी जो लोग होते हैं पर्यटक के रूप में आते हैं, विद्यार्थी के रूप में आते हैं। नागरिकता कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। नागरिकता दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात। हम भारत में जन्मे हैं, किसी भी राज्य में कह लो आप, या आप कह सकते हो कि राज्य, नगर, गांव, कस्बा, कहीं पे भी अगर आप जन्मते हो तो आपको उस देश की नागरिकता तुरंत दे दी जाती है। तो जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दी गई है। तो हम बात करते हैं कि नागरिकता जन्म या वंश के आधार पर मिलती है, उसे हम जन्मजात नागरिकता कहते हैं। जन्मजात नागरिकता कहलाती है, यहाँ लिखा गया है। तो प्रत्येक राज्य में ऐसे नागरिकों की संख्या अधिक होती है। राजकृत नागरिकता क्या है, तो इसको ध्यान से आपको सुनना है। जो नागरिकता कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य द्वारा प्रदान की जाती है वह राज्यकृत नागरिकता कहलाती है, जैसे विवाह, प्रार्थना पत्र, गोद लेना आदि। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। एक क्या है, विवाह यानी मैरिज। यदि कोई स्त्री किसी विदेशी पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो अपने पति के देश की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन जापान में इसका क्या है, उल्टा है। यदि कोई पुरुष जापान की लड़की, यहाँ पे आपको जापान लिख लेना है, जापान की लड़की से विवाह कर लेता है तो उसे जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि भूमि क्रय, परचेस ऑफ लैंड। कई देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी वहां आकर जमीन खरीद ले तो उस व्यक्ति को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे हम बात करें दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में, पेरू, मैक्सिको में ये नियम प्रचलित है। जैसे हम बात करते हैं कि हम भारतीय लोग हैं, अगर हम पेरू की जमीन को खरीद लेते हैं, मैक्सिको की जमीन को खरीद लेते हैं तो वहां की हमें नागरिकता मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस। कई देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी सरकारी नौकरी कर ले तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में नौकरी करने वाले विदेशी को कुछ समय बाद अमेरिका की क्या मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है। अगला क्या कहता है कि निवास का समय, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। यदि कोई विदेशी किसी देश में एक निश्चित समय तक रहता है तो उस अवधि के बाद उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। निवास की यह अवधि अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। जैसे हम बात करते हैं भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में यह अवधि 5 वर्ष तक की है और फ्रांस में देखा जाए तो 10 वर्ष की है। अब हम बात करते हैं विजयी द्वारा। यदि कोई देश दूसरे देश के किसी भाग को जीत ले तो उस क्षेत्र
के सभी निवासी विजयी देश के नागरिक बन जाते हैं। जैसे चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था। गोद लेना, यदि कोई नागरिक किसी विदेशी बच्चे को गोद लेता है तो उस बच्चे को गोद लेने वाला व्यक्ति देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। गैर कानूनी बच्चे, यदि किसी देश का नागरिक किसी विदेशी महिला से अनुचित संबंध स्थापित कर ले तब ऐसी स्थिति में उत्पन्न संतान गैर कानूनी होगी। ऐसे संतान के बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग क्या है, नियम कायदे कानून है। यानी कुछ कुछ ऐसे देशों में कठोर नियम कायदे कानून है। तो ये गैर कानूनी जो बच्चे हैं, अगर आप किसी से संबंध बनाते हैं अनुचित संबंध, तो भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है सजा भी बहुत कठोर देती है। तो यदि स्त्री पुरुष बाद में विवाह कर लेते हैं तो पिता के देश की नागरिकता उस बच्चे को प्राप्त हो जाती है, और यदि किसी के पिता का पता ना चले तो बच्चे को माँ के देश की नागरिकता दे दी जाती है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदर्श नागरिक के गुणों का वर्णन कीजिए। एक अच्छे नागरिक के गुण बताइए। एक अच्छे नागरिक और आदर्श नागरिक के गुण, नागरिक को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए ताकि वह अपने अधिकार और कर्तव्य को जान सके। एक अच्छे नागरिक से समाज सेवा और दूसरों की सहायता, प्रेम, मेलजोल, सहनशीलता आदि गुण से होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक को अपने देश के प्रति वफादार, देशभक्त होना चाहिए तथा समय आने पर अपना तन मन धन देकर देश की रक्षा कर सके। एक अच्छे नागरिक को अपने देश में शांति बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना नागरिकता के बारे में, आपको बहुत आसान लग रहा होगा। आप सुन भी रहोगे ना तो आपको कितना मजा आ रहा होगा। किसी नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है? यदि व्यक्ति अपने देश की नागरिकता त्याग करके दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी या देश की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले तो वह देश की नागरिकता खो बैठती है, लेकिन जापान में यह नियम नहीं होता है। यदि किसी देश का नागरिक स्थायी रूप से एक निश्चित अवधि तक देश से बाहर रहता है तो वह अपने देश की नागरिकता खो देता है। यह अवधि अलग अलग देशों में अलग अलग है। यदि कोई नागरिक अपने ही देश के साथ गद्दारी करता है तथा देश की शांति व्यवस्था को लगातार भंग करता है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, यानी वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि नागरिकता के अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों का उल्लेख कीजिए। नागरिकों के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एशिया अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग की और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अश्वेत लोगों ने श्वेत लोगों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष किया जो 1990 तक चलता रहा। और भारत में देखा जाए तो महिला आंदोलन और दलित आंदोलन समान नागरिक अधिकारों के लिए चलाए गए। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ नागरिकता के अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि शरणार्थी और अवैध प्रवासी में क्या अंतर है। तो हम बात करते हैं कि शरणार्थी वह लोग होते हैं जो अकाल या युद्ध के कारण पड़ोसी देश में शरण ले लेते हैं, जो जैसे कि हम बात करते हैं बांग्लादेशी शरणार्थी और तिब्बती शरणार्थी। अवैध प्रवासी वह होते हैं जो दूसरे देशों में गलत तरीके से प्रवेश करते हैं, जैसे अमेरिका या यूरोप से चोरी छिपे दलालों को पैसे देकर घुस जाते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बांग्लादेश के जो कुछ लोग हैं, रोहिंग्या लोग कहते हैं या कह सकते हैं रोहिंग्या समाज के जो लोग हैं, तो वो
बांग्लादेश को छोड़कर गैर कानूनी तरीके से क्या करते हैं, हमारे देश में घुस गए हैं। अभी फिलहाल ही में उत्तर प्रदेश में कम से कम 2000 की संख्या इनकी पाई गई है। अब हम बात करते हैं स्थिति। शरणार्थी या अवैध प्रवासी की स्थिति चिंताजनक होती है। उनको किसी भी राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त नहीं होते। ऐसे लोगों की कोई भी राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता। उनका जीवन असुरक्षित होता है। ये लोग अपने मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का क्या करते, संघर्ष करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि समान नागरिकता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। किसी भी देश में सभी नागरिकों की स्थिति एक समान नहीं होती। शहरों में एक तरफ बड़े बड़े आलीशान बंगले और कोठियां होती हैं, तो दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ियां या गंदी बस्तियां। इंडिया में अगर देखा जाए तो गंदी बस्तियों या झोपड़पट्टी में रहने वाले की स्थिति क्या है, आज भी चिंताजनक होती है। तो उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती, परंतु इनमें रहने वाले जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, अपना श्रम देते हैं। जैसे सब्जी वाले हैं, रेडी पटरी वाले जो छोटे छोटे खुदरा बाजारों में दुकान लगाते हैं, योगदान देते हैं। तो उनके लिए भी कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए ताकि वो अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सके। तो यहाँ देख लेते हैं, श्रम के द्वारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। यदि हमारे आसपास धोबी, सफाई करने वाला, सब्जी वाला आदि ना हो तो हम अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अब शहरी गरीबों की हालत को लेकर सरकार, स्वयंसेवी संगठन, स्वयं झोपड़पट्टी के निवासियों में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कारण सरकार ने जनवरी 2004 में फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। तो नागरिक और विदेशी में अंतर, नागरिक अपने राज्य का क्या होता है, स्थायी निवासी होता है, जबकि विदेशी दूसरे देश का होता है। नागरिक को राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्राप्त होता है, लेकिन विदेशी को राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्राप्त नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि नागरिक अपने देश के प्रति क्या होता है, वफादार होता है, लेकिन विदेशी अपने राज्य के प्रति वफादार होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे बात करें कि जो विदेशी हैं वो अपने राज्य में रहते हैं। जैसे अमेरिका में छोटे छोटे राज्य, तो उन राज्यों ने अमेरिका को शक्ति दे रखा है। तो ये सब आप फेडरेशन में पढ़े थे, आपको याद आया होगा। नागरिक अपने राज्य में स्थायी तौर पर रह सकता है, उसे वहां से जाने के लिए नहीं कहा जा सकता, परंतु विदेशी को सरकार कभी भी देश छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि नागरिकता पर टी.एच. मार्शल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। टी.एच. मार्शल ने अपनी पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग 1950 के द्वारा नागरिकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। मार्शल के अनुसार किसी समुदाय की पूर्ण सदस्यता को ही नागरिकता कहते हैं। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं। नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा करते हैं और नागरिक अधिकार व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाते हैं। सामाजिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो ये नागरिकता पर टी.एच. मार्शल के कुछ विचार थे जो कि उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा। तो प्रवासी मजदूर कौन होते हैं? गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी के प्रति व्यवहार में अंतर बताइए। प्रवासी मजदूर वह लोग होते जो आजीविका के लिए अपने निवास के क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में बस जाते हैं। आमतौर पर लोग गरीब प्रवासियों का स्वागत नहीं करते। स्थानीय लोग उन्हें एक बोझ मानते हैं तथा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी तो मानते हैं, जबकि कुशल प्रवासी जैसे इंजीनियर, डॉक्टर आदि का सम्मान किया जाता है, क्योंकि यह लोग क्षेत्र की उन्नति और विकास में सहायक होते हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।